next topic is biomolecule. ओके, तो देखो बायोमोलिक्यूल्स क्या है. बायो मीन्स जैसे ही बायो की बात होती है मतलब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म और मॉलिक्यूल्स. क्लियर. तो दो वर्ड से मिलके बना है बायो प्लस मॉलिक्यूल्स. बायो मतलब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा और उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होंगे उन्हीं को क्या बोलेंगे, बायोमोलिक्यूल्स. तो कोई भी केमिकल कंपाउंड या मॉलिक्यूल्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं, बायोमोलिक्यूल्स. क्लियर. जैसे हमारे बॉडी में बहुत सारे प्रोटीन आपको मिल जाएंगे, कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर रहता है लीवर में, मसल में. तो क्या है, ये सारे बायोमोलिक्यूल्स है. तो प्रोटीन है, फैट है, हर जगह देखो यहाँ फैट है, तो लिपिड या उसी को फैट बोलते हैं. फिर हमारा एक जेनेटिक मटेरियल भी है, डीएनए, तो न्यूक्लिक एसिड भी है. तो ये सारे क्या हो गए, बायोमोलिक्यूल्स हो गए. तो इसमें बायोमोलिक्यूल्स में लिखो आप केमिकल कंपाउंड्स और molecules present in living organisms are known as बायोमोलिक्यूल्स. क्लियर. तो जैसे प्रोटीन है हमारी बॉडी में, या ग्लाइकोजन है जो कार्बोहाइड्रेट का ही फॉर्म है, एक पॉलीसेकेराइड है वो है, या लिपिड हमारी बॉडी में है, न्यूक्लिक एसिड है, ये सारे क्या है, बायोमोलिक्यूल्स हैं. तो ये बायोमोलिक्यूल्स ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं. क्लियर. अब एनसीईआरटी आप पढ़ोगे तो एनसीईआरटी लिख रही है केमिकल कंपाउंड्स और इस तरह से लिख रही है कार्बन कंपाउंड्स आर जनरली कंसिडर्ड एज बायोमोलिक्यूल्स. फिर आगे आप लाइन पढ़ोगे तो लिख रहा है एनसीईआरटी कि बट ऑल्सो इनऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स है वो भी हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलते हैं. तो दोनों कहने का मतलब है, तो इस तरह से कंफ्यूज नहीं होना कि सिर्फ ऑर्गेनिक को ही बोल रहा है. तो कार्बन कंपाउंड जो है उसको उन्होंने ऑर्गेनिक बोला और बोला कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं दैट वी गेट फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो हमें मिलता है उसको क्या बोला, बायोमोलिक्यूल्स. ठीक है, इस तरह से लिखा हुआ ऑर्गेनिक को ही कंसिडर करके. फिर लेकिन आगे लिख रहा है कि इनऑर्गेनिक भी होते हैं. तो ऐसे अब क्या है देखो, जो बायोमोलिक्यूल्स हैं वो ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और इनऑर्गेनिक. तो नेक्स्ट पॉइंट लिखना, बायोमोलिक्यूल्स आर ऑफ two types, या ऐसे लिख सकते हो मे बी ऑर्गेनिक, या ऐसे लिख लो आर ऑफ टू टाइप्स, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक. ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों होते हैं बायोमोलिक्यूल्स. और ये लिख सकते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर, उसके बेसिस पे आप बोल सकते हो कि ऑर्गेनिक भी है और इनऑर्गेनिक है. ऑर्गेनिक का मतलब जो भी कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, जैसे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे सारे कार्बन कंपाउंड्स जो होते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक. जैसे कार्बोहाइड्रेट, उसमें आप देखोगे कार्बन, हाइड्रोजन मेनली है और ऑक्सीजन भी है. तो मेनली कार्बन कंपाउंड जो भी है वो क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं. तो ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, ये इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं. ऑर्गेनिक में लिख सकते हो आप कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स जिनको फैट्स भी बोलते हैं,
एंड न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड तो ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर आप बोल सकते हो कि इस तरह से दो कंपाउंड्स हैं, मतलब बायोमोलिक्यूल्स दो तरह से हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। जो ऑर्गेनिक है दीज आर जनरली कार्बन कंपाउंड्स, दीज आर जनरली कार्बन कंपाउंड्स। ये भी हमें याद रखना है। इनऑर्गेनिक में क्या क्या हो जाएगा देखो बायोमोलिक्यूल्स में, तो वाटर है, फिर आयंस के फॉर्म, आयंस भी हैं जैसे सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, पोटासियम है, कुछ और कंपाउंड्स हैं जैसे कैल्शियम कार्बोनेट हमारे बॉडी में मिलता है, बोन इन सब जगह पे आपको मिल जाएगा, टिथ में भी, तो कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड जो सॉल्ट है इस फॉर्म में NaCl, फिर गैसेस भी उनको भी आप कंसीडर कर सकते हो, O2 CO2, ये भी सारा इनऑर्गेनिक में आएगा। तो गैसेस लाइक O2 CO2, तो ये सारा भी क्या है इनऑर्गेनिक, क्लियर। तो इस तरह से देखो ये सारे बायोमोलिक्यूल्स हैं जो हमारे बॉडी में भी और भी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, प्लांट भी उनमें इंक्लूडेड है, तो सब में ये आपको जो कंपाउंड मिल रहे हैं या केमिकल्स मिल रहे हैं, इन्हीं को हमने क्या बोला बायोमोलिक्यूल्स। इस टॉपिक में क्या है बच्चों, इसमें हम मेनली इनको पढ़ते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड, फैट, न्यूक्लिक एसिड। इसलिए एनसीईआरटी ने ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस दिया है ऑर्गेनिक वाले को दिया है, क्योंकि हम इस टॉपिक में क्या पढ़ेंगे, इन्हीं चारों को पढ़ेंगे, इनऑर्गेनिक वाला हम नहीं स्टडी करेंगे इसमें। अब जो क्वेश्चन कहाँ से इम्पोर्टेंट है, तो इस टॉपिक में बहुत सारे बॉक्सेस बने हुए हैं, उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें दी हुई हैं। जैसे प्रोटीन का आप देखोगे वहाँ पे सारे प्रोटीन्स का लिखा हुआ है, ट्रिप्सिन, इंसुलिन एक हार्मोन भी है लेकिन वो प्रोटीनिशियस हार्मोन है। ट्रिप्सिन एक हमने पढ़ा था एंजाइम है, लेकिन वो भी क्या है प्रोटीनिशियस है। एंटीबॉडी वो भी प्रोटीन के बने होते हैं जो बैक्टीरिया या किस तरह के माइक्रोब से फाइट करते हैं, ठीक है ना, हमारे इम्यून सिस्टम का हिस्सा है। उसके बाद आप देखोगे तो उसमें GLUT4 दिया है, जिस पे क्वेश्चन पूछा था नीट में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट। ऐसा हमने वहाँ भी एब्जॉर्प्शन में भी हम लोगों ने टर्म डिस्कस किया था, कुछ ट्रांसपोर्टर आपको बताए थे, GLUT4, GLUT2। तो ग्लूट मतलब GLU मीन्स ग्लूकोज एंड T फॉर ट्रांसपोर्टर, तो दीज आर ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। तो ग्लूट जो 4 है ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट कराता है, GLUT4, GLUT2 इस तरह से ट्रांसपोर्टर है। तो GLUT2 तो एनसीईआरटी में नहीं है, GLUT4 आप इसी टॉपिक के जब एक बॉक्स देखोगे जहाँ पे प्रोटीन इन्होंने बताया हुआ वहाँ पे GLUT4 आपको मिल जाएगा। तो GLUT4 इज ए ट्रांसपोर्टर मेड अप ऑफ प्रोटीन, तो प्रोटीन का बना होता है, ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट कराता है, क्लियर। तो इस तरह से सारे बॉक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो सबको हमें याद करना है, और कैसे याद करने की मैं बताऊंगा इजीली कैसे आप याद कर सकते हो। वैसे ही अब क्या है देखो, ये जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में, उसका एक कंपोजिशन का एक चार्ट या टेबल कह सकते हो आप बना हुआ है एनसीईआरटी में कि कौन सा इनऑर्गेनिक का भी और ऑर्गेनिक का दोनों का, कि एक लिविंग बॉडी में कितना परसेंटेज है वाटर का, कितना कार्बोहाइड्रेट का है, कितना प्रोटीन का है, ठीक है ना, कितना लिपिड है, ये सारा कुछ उसमें दिया हुआ है। तो वो टेबल हम लोगों को याद करना, वो इम्पोर्टेंट है, उससे क्वेश्चन आ जाता है। तो इस तरह से दिया हुआ है उसमें। एवरेज कंपोजिशन बायोमोलिक्यूल्स या जो ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक है उनका। तो बायोमोलिक्यूल का मतलब ही हो गया लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग टिश्यू के अंदर। अब इसमें देखो कैसे आप याद करोगे, सबसे ज़्यादा वाटर होता है, ये याद रखना, वाटर इज 70 to 90%,
70 to 90% वाटर, ये याद रखना है। उसके बाद ऐसे याद रखना है आपको प्रोटीन कितना है, क्लियर। तो कैसे याद रखोगे, प्रोटीन में देखो टीन यानी 10, कुछ समझ में आ रहा है, यानी इट इज फ्रॉम 10 to 15%। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट, सी अल्फाबेट एबीसीडी में किस नंबर पे आता है, 3rd, तो इट इज कितना परसेंट हो जाएगा, 3%, क्लियर। उसके बाद लिपिड कार्बोहाइड्रेट के जस्ट नीचे याद रखना, तो 2%, उससे एक कम। और फिर याद रख लेना आयंस, जो भी आयंस फॉर्म में सोडियम है, कैल्शियम होता है, बहुत सारे आयंस हमारे बॉडी में होते हैं, तो आयंस आर 1%, क्लियर, 1% आयंस। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बचा न्यूक्लिक एसिड, क्लियर। तो न्यूक्लिक एसिड, अब न्यूक्लिक एसिड कैसे याद रखोगे, तो देखो इसमें अल्फाबेट काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और न्यूक्लिक अगर एसिड्स हम लिख लेते हैं तो इसमें हो जाएगा 1 2 3 4 5, तो इधर 5 है, इधर 7 है, लेकिन 75 तो हो नहीं सकता है क्योंकि वाटर ऑलरेडी इतना है। तो ऐसे याद रखना है, न्यूक्लिक में है 7, तो किसी भी परसेंटेज को क्या बोलते हैं, कम से ज्यादा लिखते हैं, है ना। जैसे यहाँ लिखा 70 to 90, ऐसा तो लिखा नहीं 90 to 70, तो इसमें है 1 2 3 4 5 6 7, और इधर है कितना 5, तो परसेंटेज क्या लिखेंगे, वेरी गुड, 5 to 7%, क्लियर। तो इस तरह से हमें थोड़ा सा याद करने में आसानी होगी, इस तरह से हम याद कर सकते हैं। तो प्रोटीन में 10 से 15, कार्बोहाइड्रेट सी पे आ रहा है, सी से स्टार्ट हो रहा है, तो 3%, लिपिड 2, आयंस 1। तो ये एनसीईआरटी का टेबल है जिसमें डिफरेंट कंपाउंड्स का कंपोजिशन एक लिविंग सेल में, लिविंग टिश्यू में या लिविंग ऑर्गेनिज्म में दिया हुआ है। तो अभी तक बच्चों देखो हम लोगों ने बायोमोलिक्यूल्स डिस्कस किया, जो भी कंपाउंड्स, जो भी केमिकल्स लिविंग ऑर्गेनिज्म में है उनको बायोमोलिक्यूल्स बोल देते हैं हम। बायोमोलिक्यूल्स ऑर्गेनिक भी हो सकता है और इनऑर्गेनिक भी हो सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर, किस तरह का उसमें कंपाउंड्स प्रेजेंट है। तो ऑर्गेनिक जनरली सारे कार्बन जो कंपाउंड्स होते हैं उनको ऑर्गेनिक बोलते हैं। उसके अलावा जो हुआ वो इनऑर्गेनिक हो गया। तो इनऑर्गेनिक आपको पता ही है, जैसे कैल्शियम है, कैल्शियम कार्बोनेट है, NaCl है, ये सारे इनऑर्गेनिक हैं। क्लियर, तो यहां तक समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? चलिए ये याद हो जाएगा ये। तो जूलॉजी ऐसा पढ़ेंगे हम लोग, यहीं पे याद करके जाएंगे, ठीक है ना। घर पे सिर्फ 10-15 मिनट रिवाइज करना है आज के लेक्चर को, और इस पे देखना क्या क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन आया है या नहीं आया है तो क्या है, इस तरह से याद करना है। एक चीज और आप यहाँ पे नोट कर सकते हो, एक चीज समझ लो आप, यहाँ पे देखो, मान लो कोई भी सेल है, एक सेल है इस तरह से, इसका एक न्यूक्लियस हो गया, ये इसका साइटोप्लाज्म है। तो सपोज ये एक सेल लिया हमने। अब हमेशा ऐसे याद रखना है कि लाइफ की जो ओरिजिन भी कहाँ पे हुई, सी वाटर में, ठीक है। तो लाइफ का ओरिजिन कहाँ हुआ, सी वाटर में, यानी सी में हुआ या ओशियन में हुआ। फर्स्ट टाइम जो लाइफ ओरिजिनेट हुआ कहाँ हुआ, सी वाटर में। सी वाटर कैसा होता है, सॉल्टी, यानी यहाँ सॉल्टी है ये, इस सेल के चारों तरफ हमने क्या बना दिया, सी वाटर ले लिया, और दैट इज सॉल्टी। सॉल्टी या सेलाइन आप बोल सकते हो। सॉल्टी मतलब सोडियम क्लोराइड है यहाँ पे, सॉल्ट, ठीक है। यानी किसी सेल के बाहर जो सबसे ज्यादा आयंस प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं सोडियम आयन। हमेशा याद रखना आपको, ये हर जगह नर्व कंडक्शन जब हम पढ़ेंगे वहां भी हेल्प करेगा, और जगह पे मसल कॉन्ट्रैक्शन में भी, जैसे कैल्शियम होता है, सारे आयंस होते हैं। तो हमेशा याद रखना है किसी भी सेल के बाहर, मतलब हमारे बॉडी में भी क्या है, सेल के बाहर भी फ्लूइड प्रेजेंट होता है, मतलब फ्लूइड प्रेजेंट है, और सेल के अंदर भी एक फ्लूइड प्रेजेंट है।
सेल के अंदर जो फ्लूइड है उसको बोलते हैं ICF, दैट इज इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, और सेल के बाहर जो फ्लूइड है उसको क्या बोला, ECF, दैट इज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। हमारे बॉडी में भी ऐसा ही होता है। तो अब बताओ, अगर हमारे बॉडी में कोई सेल है, मान लो न्यूरॉन है, तो उसके बाहर कौन सा आयन ज्यादा होगा, सोडियम और क्लोराइड आयन। क्लियर? तो सोडियम हमेशा क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सबसे ज्यादा प्रेजेंट होने वाला आयन है। क्लियर? अब इसका मतलब कि और आयन नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन मैक्सिमम कौन है, सोडियम, और निगेटिवली चार्ज में क्लोराइड। क्लियर? तो ECF इक्वल टू एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, और इस फ्लूइड में जो वाटर होता है दैट इज 45%। वाटर जो होगा वो 45% होगा, और सबसे ज्यादा जो आयंस होते हैं सोडियम आयन होते हैं, मैक्सिमम। ये याद रखना है, सोडियम आयन सबसे ज्यादा होंगे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। यहाँ पे पोटासियम भी होगा और आयंस भी होंगे, लेकिन वो कम होंगे। सोडियम ज्यादा, पोटासियम लो। ये जो लो ऐसे नीचे एरो मैंने बनाया है वो आप लिख लेना, लेस एज कंपेयर टू सोडियम। फिर जो ICF है दैट इज इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, इसमें जो वाटर होता है आप नीचे लिखना, दैट इज 55%। इंट्रासेलुलर फ्लूइड में वाटर जो है दैट इज 55% होता है। ऐसे आप याद रख सकते हो कि ब्लड का दो कंपोनेंट है, कौन कौन, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट। प्लाज्मा कितना होता है 55% और फॉर्म्ड एलिमेंट 45%, ऐसे याद रखना है, ठीक है ना। तो जो अब ब्लड कहाँ फ्लो कर रहा है, ब्लड वेसल में, तो इस तरह से याद रखना है कि इंट्रासेलुलर वाटर 55% है, जैसे प्लाज्मा में है। क्लियर? तो प्लाज्मा एक कहाँ फ्लो करता है, ब्लड वेसल के अंदर, यानी किसी भी ऑर्गन के अंदर या ब्लड वेसल के अंदर हो रहा है, उससे कोरिलेट कर सकते हो कि 55% अंदर होगा और बाहर में 45। तो इस तरह से याद रखना है। यहाँ पे जो आयंस ज्यादा होते हैं वो याद रखना है पोटासियम आयन, दैट इज वेरी हाई। तो पोटासियम आयन इंट्रासेलुलर फ्लूइड में बहुत ज्यादा होते हैं, इस तरह से याद रखना है। और कोरिलेट करना है किसी भी सेल की जो ओरिजिन हुई वो कहाँ हुई, सी वाटर में, उससे हमें कोरिलेट कर सकते हैं हम कि हमेशा सोडियम और क्लोराइड आयन ज्यादा होंगे आपको कहाँ पे, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में। क्लियर? यहां तक समझ में आ रहा है? इस तरह से आगे भी हम लोग बायोमोलिक्यूल्स के और भी टाइप देखेंगे। वो हम देखेंगे मोलिकुलर वेट के बेसिस पे या सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे कैसे हैं वो आगे देखेंगे। अभी थोड़ी सी हम लोग बात करेंगे एलिमेंट्स के बारे में। पहला जब पैराग्राफ आप पढ़ोगे एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी लिखा है क्या कि बहुत सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। एलिमेंट्स का मतलब जो पीरियोडिक टेबल में आप पढ़ते हो, है ना, एलिमेंट सारे, जैसे कार्बन है, नाइट्रोजन है, क्या हो गए, सारे ये एलिमेंट है। तो जो एलिमेंट्स किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, हमारे में जितने एलिमेंट्स हैं वो भी सेम उतने ही कहाँ प्रेजेंट है, अर्थ क्रस्ट में। यानी नॉन लिविंग हुआ अर्थ क्रस्ट, अर्थ की लेयर आपने देखी, तो उसमें जो जो एलिमेंट्स आपको मिलते हैं वही कहाँ मिलते हैं, हमारे बॉडी में या किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में वही सारे एलिमेंट्स मिलते हैं। क्लियर? ऐसा लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। हाँ, थोड़ा सा कंपोजिशन में डिफरेंस हो सकता है, मीन्स हमारे अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है या लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो लिविंग कंटेंट है दैट इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म मीन्स लिविंग कंटेंट ऑफ सेल, मीन्स प्रोटोप्लाज्म का मतलब क्या होता है, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस भी होगा प्लस साइटोप्लाज्म को कलेक्टिवली हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म में जो एलिमेंट आपको प्रेजेंट मिलेंगे वो
प्रोटोप्लाज्मी कहाँ है? लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर है, हमारे बॉडी में प्रोटोप्लाज्मी, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में प्रोटोप्लाज्मी है। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि कौन से एलिमेंट हैं, मेन एलिमेंट या फ्रेमवर्क एलिमेंट जो प्रोटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, या ये भी आ सकता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में है। किसी तरह से क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है एग्जामिनर। तो दोनों सेम चीजें हैं, या तो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करो या आप प्रोटोप्लाज्म की बात करो, सेम एलिमेंट्स रहने वाले हैं दोनों जगह। अब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वहां जो एलिमेंट्स हैं वो सेम है अर्थ क्रस्ट में, ये याद रखना है। दिक्कत बस डिफरेंसेस क्या है याद रखना है हमें। हमारे अंदर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है, दैट इज 65%। एक टेबल फिर देखोगे आप एनसीईआरटी का, उसमें उन्होंने सारा परसेंटेज बताया हुआ है। तो 65 ऑक्सीजन का है, ठीक है ना। उसके बाद हाइड्रोजन का 0.5 लिया हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद नाइट्रोजन 3.3 है, इस तरह से। और मतलब मेन हमारे बॉडी में कौन, CHON, इस तरह से याद रखना, कौन CHON, C फॉर कार्बन, H फॉर हाइड्रोजन, O फॉर ऑक्सीजन एंड N फॉर नाइट्रोजन। तो ये मेन फ्रेमवर्क एलिमेंट है, मतलब सबसे ज्यादा परसेंटेज इन्हीं का है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। इन चारों का आप मिला दो तो दो और एलिमेंट हम इसमें ऐड कर सकते हैं। कैल्शियम जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है 1.5%, और एक फास्फोरस होता है जो एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, दैट इज 1.4%। तो कहने का मतलब पहला पॉइंट हमें ये याद रखना है कि दोनों जगह सेम एलिमेंट है, लिविंग हो या नॉन लिविंग। लिविंग कोई भी ह्यूमन बॉडी हो गया, नॉन लिविंग यानी अर्थ क्रस्ट, अर्थ के लेयर में सारे एलिमेंट्स सेम है, कंपोजिशन डिफरेंट है। क्लियर? तो जैसे देखोगे सिलिकॉन, सिलिकॉन हमारे में नेग्लिजिबल है ही नहीं, लेकिन अर्थ क्रस्ट में 27%, तो एक डिफरेंस हुआ, वहां ज्यादा है कि नहीं। तो जैसे ऑक्सीजन है, ये सब हमारे में बहुत ज्यादा है, वहां पे कम है। तो इस तरह से हमें याद रखना, उतना ज्यादा परसेंटेज पे नहीं पूछते, लेकिन हाँ ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं या पूछा गया है कि वो कौन से 6 एलिमेंट है जिससे 98 या 90%, 99% तक किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का बॉडी बना हुआ है, वो कौन से एलिमेंट है, ठीक है ना। क्योंकि यही एलिमेंट है, यही फिर कंपाउंड बनाते हैं, उसी कंपाउंड से हमारी बॉडी बनी हुई है, तो इन्हीं एलिमेंट से। तो इन एलिमेंट्स में कौन तो याद रहेगा ही, CHON। उसके बाद जो कंफ्यूजन था उस बार NTA, उस समय CBSE होता था जो AIPMT का पेपर बनाते थे, अब NTA बनाता है। तो उस साल क्या किया हम लोगों ने, आंसर ही गलत दे दिया। आंसर क्या गलत दिया अभी डिस्कस करेंगे, क्या क्वेश्चन था वो। क्वेश्चन था कि 98% जो लिविंग बॉडी है वो किन एलिमेंट से मिलके बना है। उसमें पहले लिखा CHON, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, और उसके बाद दो ऑप्शन, दो एलिमेंट 4 ऑप्शन में लिखे। होना चाहिए था कैल्शियम एंड फास्फोरस, आंसर दे दिया सल्फर एंड फास्फोरस, सल्फर एंड फास्फोरस। लेकिन जबकि आप एनसीईआरटी में देखोगे तो सल्फर सिर्फ 0.3% है, 0.3% है। एनसीईआरटी घर जाके देख लेना, 0.3% है क्या सल्फर ह्यूमन बॉडी में, ठीक है ना, 0.3%। तो इस तरह से थोड़ा सा कभी कभी आंसर भी गलत आ जाता है। और क्या होता है, कुछ कंट्रोवर्शियल भी क्वेश्चन रहते हैं हर साल, कुछ ना एक दो, या कभी कभी बहुत रेयर आपको मिलेगा जब कभी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन ना रहे। क्वेश्चन सही रहते हैं, आंसर ज़्यादा क्लोज देने के चक्कर में गड़बड़ हो जाती है। तो मैं ये कह रहा था कि ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया था 2007 में, ऐसा क्वेश्चन था। तो इस तरह से क्वेश्चन यहाँ पे आता रहता है, तो ये पार्ट भी आप याद रख लेना। ज़्यादा परसेंटेज नहीं, लेकिन ओवरऑल थोड़ा सा आइडिया हमें होना चाहिए कि MCQ में अगर ऑप्शन आ जाए तो हम टिक कर पाए। क्लियर? तो नेक्स्ट हेडिंग लिखो एलिमेंट्स। तो नेक्स्ट एलिमेंट्स, इसमें लिखना आप एलिमेंट्स
present in elements present in earth crust, crust means earth की layer, elements present in earth crust are exactly same as living organism, exactly same as ऐसे ऐड करो, exactly same as elements of living organism. Elements present in earth crust are exactly same as elements of living organism. Clear? सेम होंगे. फर्स्ट पॉइंट ये लिखना है. फॉर एग्जाम्पल आप देखो कार्बन, ये सारे एलिमेंट्स है. फॉर एग्जाम्पल कार्बन है, इसको सी से भी आप डिनोट कर सकते हो. कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारे एलिमेंट हैं. नाइट्रोजन, सल्फर, इस तरह से सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट है. सल्फर, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फिर सिलिकॉन भी है जो नेग्लिजिबल होता है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में. सिलिकॉन, फास्फोरस, तो ये सारे एलिमेंट्स है, दोनों जगह सेम है. कुछ परसेंटेज आप याद रख सकते हो. और इसमें से ये याद रखना हमको, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, these are the framework element, these are main framework, मतलब मेनली बॉडी हमारी इन्हीं से बनी हुई है. मेन फ्रेमवर्क एलिमेंट्स ऑफ प्रोटोप्लाज्म भी लिख सकते हो आप, प्रोटोप्लाज्म और लिविंग ऑर्गेनिज्म, इस तरह से लिख सकते हो आप. प्रोटोप्लाज्म इज लिविंग कंटेंट of cell is protoplasm, and protoplasm is nucleus plus cytoplasm. Nucleus plus cytoplasm is protoplasm. इस तरह से परसेंटेज थोड़ा सा आप याद. और उसके बाद अगर 6 एलिमेंट की बात करें तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है. 98% और 99 भी आप ले सकते हो. 98% ऑफ लिविंग बॉडी इज मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड पी यानी फॉस्फोरस. तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये आपको याद रहेगा ही. कौन इस तरह से याद रखना, CHON. उसके बाद कैल्शियम और फास्फोरस आप ऐड कर देना. फास्फोरस एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है. दैट इज 1.5% इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो लिविंग ऑर्गेनिज्म या ह्यूमन बॉडी में जो कंपोजिशन है वो कुछ एलिमेंट्स का आप याद कर सकते हो. जैसे कार्बन जो है वो है 18.5, हाइड्रोजन जो H से डिनोट करते हैं हम वो है 0.5, ऑक्सीजन O से दैट इज
65%, नाइट्रोजन जो है N से, यहाँ पे आयन नहीं लिखो, कैल्शियम ही लिख दो, एलिमेंट है Ca, तो इस तरह से Ca कर देना इसको। नाइट्रोजन N से डिनोट करते हैं, नाइट्रोजन हो जाएगा 3.3%, यानी ह्यूमन बॉडी में सेम, लिविंग में भी इसी टाइप से होता है। सल्फर जो है ये 0.3 है, सोडियम 0.2 है, कैल्शियम 1.5% है, मैग्नीशियम 0.1% है, सिलिकॉन इज नेग्लिजिबल एंड फास्फोरस इज 1.5%। तो कुछ थोड़ा सा आइडिया ऐसे याद कर सकते हो, नहीं तो जहाँ पढ़ते वहाँ लिख के, जैसे एनिमल किंगडम में हम लोगों ने पढ़ाई की थी, तो वैसे ही इसको लिख के आप जहाँ पढ़ते वहाँ पे चिपका सकते हो आप, और एक एक बार देखते रहो तो 15 दिन 20 दिन या 1-2 महीने में याद हो जाएगा। ये याद नहीं करना, बस एक बार देखते रहना है रोज। क्लियर? तो यहाँ तक समझ में आया? तो हमें एलिमेंट्स से क्वेश्चन आ सकता है, फिर बायोमोलिक्यूल्स में सारे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का कितना कंपोजिशन हो वो पूछा जा सकता है। तो ये अभी इम्पोर्टेंट 2 चीज़ें हैं हमारे लिए अभी तक, जितना हमने बायोमोलिक्यूल्स डिस्कस किया। तो देखो जो 2007 में क्वेश्चन था इस पार्ट से, उसमें सेम ऐसा ही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन की लाइन थी, बस ऑप्शन में यही था, लेकिन गलती से जो ऑप्शन दिया गया वो दिया गया सल्फर एंड फास्फोरस का। क्लियर? तो कहीं आपको दोनों ऑप्शन मिल जाएगा बुक्स में, तो अगर कहीं सल्फर फास्फोरस मिल जाता है तो कंफ्यूज इससे नहीं होना है। करेक्ट जो कंसेप्ट ये है कि कैल्शियम एंड फास्फोरस होता है। क्लियर? तो आगे बढ़े, यहाँ तक समझ में आया? तो ये हो गया एलिमेंट्स। अब एलिमेंट से ही क्या होता है, सारे कंपाउंड्स ये सब बनते रहते हैं, इनऑर्गेनिक हो या ऑर्गेनिक हो, तो इस तरह से कंपाउंड्स बनते रहते हैं। क्लियर? तो ये हो गया। अब क्या है, बायोमोलिक्यूल्स को फर्दर भी क्लासिफाई किया गया है। एक तो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक हो गया, उसके बाद फर्दर जो क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी एंड मॉलिक्यूलर वेट। इसके बेसिस पे सॉल्युबिलिटी